Hello friends and welcome to this new video of Orders Decoded, and this is your LDC 2018 एग्जाम and आंसर की पेपर 1 पार्ट 1। इस पार्ट के अंदर we'll be discussing from क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 60। सेकेंड पार्ट के अंदर 61 से लेकर 120 तक का सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये आपका सीरीज है, पेपर सीरीज। पेपर सीरीज इज ए एंड जो पेपर 2018 एंड इसके अंदर जो पेपर है इसके अंदर तीन टॉपिक बेसिकली आते हैं, तीन या चार टॉपिक आप कह सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, आपका आरटीआई एंड सम क्वेश्चंस ऑफ जीएस। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछ रहा है आपको, इन द लोकसभा रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस मेक सर्टेन स्पेसिफिक प्रोविजन with regard to bills for amendment to the constitution। तो हमें मालूम है कि जब भी अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो आर्टिकल कौन सा इंपॉर्टेंट है? आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपका 368। तो बेसिकली इसके अंदर जो आपका ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट रिगार्डिंग द पावर एंड प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन इंडिया। अब अगर आप आर्टिकल 368 को ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली बोल रखा है ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर। तो यहाँ पे इसके हिसाब से अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ें जिसमें क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन बी इनिशिएटेड बाय अ स्टेट लेजिस्लेटर, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है और उसने भी आपसे यही पूछा हुआ है कि विच इज नॉट करेक्ट। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो आपसे अगेन वही पूछ रहा है। इस पूरे के पूरे पेपर में उसने नोट का बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल किया है। जितने भी आपके एओबी के क्वेश्चंस हैं उन सब में यही नोट है और दैट्स वाई जो पार्टिसिपेंट्स इन्होंने जिस इस पेपर पर लिखा था वो सब बोल रहे थे कि सर पेपर डिफिकल्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? द फ्रीडम एंड ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस, करेक्ट है। द फ्रीडम अंडर द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी क्लेम्ड ओनली बाय सिटीजन्स, ये भी करेक्ट है। इसके अंदर अगर आप ये देखें, सी वाला देखें, द राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 कैन बी क्लेम्ड ओनली बाय द सिटीजन, ये आपका इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। क्योंकि अगर आप बात करें तो क्वेश्चन जो आपका आर्टिकल 15, 16, 19 एंड 29, ये आपके आप जो हैं वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए होते हैं। इसके अलावा बाकी के जो आर्टिकल हैं इंक्लूडिंग आर्टिकल 14, वो ऑल लिखा हुआ है वहां पे वर्ड। अगर आप आर्टिकल्स को ध्यान से पढ़ेंगे, कहीं पे लिखा होता है ऑल और कहीं पे लिखा होता है सिटीजन। आर्टिकल 14 में ऑल लिखा हुआ है, सिटीजन लिखा हुआ नहीं है। दैट्स वाई योर सी इज इनकरेक्ट। क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 31A जो ये है आपका, इसके अंदर अगर आप इसको पढ़ेंगे, जब आपका आर्टिकल 31 जो है जिसको रिप्लेस किया था, तो उसके अंदर जो आपका आपका राइट टू प्रॉपर्टी वाला आर्टिकल था, तो उसके अंदर जो ये सारा का सारा एज इट इज लैंग्वेज लिखी हुई है और उसके अंदर जो इसने टच किया था वो किया था आर्टिकल 14 एंड 19। तो इसका आंसर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो आया हुआ है इसका जो आंसर मैं आपको बताऊंगा, उस पर्टिकुलर आंसर से पर्टेनिंग इस पूरे क्वेश्चंस में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट amend a large number of provisions in the Constitution of India so as to give effect to the scheme of states recognition and also to certain other changes related to the High Court and High Court judges, the executive power of the union and the state and the legislative list। तो ये जो आपका है इसका आंसर सेवंथ अमेंडमेंट है। तो सेवंथ अमेंडमेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इवन आपका क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी से कनेक्टेड हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखते हैं। A proviso has been added to which of the following articles of the Constitution of India making possible that the same
person may be appointed as the governor for 2 or more states। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर जो है वो आपका आर्टिकल 153 है। और इसको भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 7th जो आपका था उसी से ये इसको अमेंड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provides that the governor of the state may, with the consent of the government of India, entrust any state functions to the government or its ऑफिसर्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका है सी। अगेन सेम चीज, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। 3 क्वेश्चन लगातार आपके इसी के ऊपर आ गए हैं। A new Article 372A has been inserted to empower the President to make such adaptation and modification in any law to bring them in accordance with the Constitution of India as amended by। तो ये आपका फिर वही आपका आ गया है 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 4 क्वेश्चन कंटिन्यूअस 7th अमेंडमेंट के ऊपर। Ninth, in the first schedule of the Constitution, the India, Daman and Diu is listed at present। ये आपका 4th यूनियन टेरिटरीज का आंसर है। इसके अंदर ध्यान रखिएगा, इनिशियली इसका जो अमेंडमेंट था, जो रीनंबरिंग था, वो 1971 के अंदर हुआ था। और उसके बाद रिसेंटली ये 2019 के अंदर इसका रीनंबरिंग दोबारा हुआ है। दैट्स वाई जो है ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, बिकॉज ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। जनरली आपसे जो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ना, वो जो लेटेस्ट आर्टिकल्स, लेटेस्ट जो है आपके शेड्यूल्स न्यूज में होते हैं, उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10th, consider the following statement: acts of the parliament shall not apply to the Nagaland unless decided by a resolution by the legislative assembly of the Nagaland with regard to this। अगर ये तीनों आप पढ़ेंगे तो ये तीनों बेसिकली तीनों के तीनों ही करेक्ट हैं। लेकिन लिखा कहाँ हुआ है? लिखा हुआ है आपका ये आर्टिकल 371 ए के अंदर। आर्टिकल 371 ए के अंदर पढ़ लीजिएगा। इवन वहां पे एक और चीज भी लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन of civil and criminal justice, they are also governed by the Naga customary law। तो ये चौथा चीज है जो उसके अंदर वहां लिखी हुई है। उन्होंने 3 चीजों इसके अंदर मेंशन की हुई हैं। आर्टिकल 371 वो इंपॉर्टेंट है फॉर योर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11th, which of one of the following articles of the Constitution of India provides for the appointment of a retired high court judge to sit and act as a judge of the हाई कोर्ट? तो इसका जो आपका आंसर है वो इसका आंसर है 224A, बी इसका आंसर है। सेम प्रोविजन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बनाया है। और उसके अंदर यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी रिटायर्ड जज आपके सिट एंड एक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर अगर आपको देखना है तो आर्टिकल नंबर 128 पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल of the Constitution of India has been amended to include Sindhi as one of the languages। आपको मालूम है जो आपकी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं वो आपका 8 शेड्यूल के अंदर आती हैं। टोटल 22 लैंग्वेजेस आर देयर। और ये जो आपकी सिंधी लैंग्वेज है वो सिंधी लैंग्वेज आपका 21st अमेंडमेंट जो था उसके द्वारा ऐड की गई थी। एंड ये हुआ था आपका 1967 के अंदर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। द कॉन्स्टिट्यूशन 26th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, उसने कौन कौन से आपके आर्टिकल्स जो है वो ओमिट किए थे? वो ओमिट किए थे ये आपका आर्टिकल 291 एंड 362। जो ये दो आर्टिकल्स हैं, और ये दोनों आर्टिकल्स जो हैं वो किससे कंसर्न है? बेसिकली जब इंडिया आजाद हुआ था 1947 में, तो जो आज जिसको इंडिया को हम देखते हैं वो इंडिया नहीं था। इट वॉज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्रोविनेंस। कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी आपकी। तो वो प्रिंसली स्टेट्स किस के अंदर कुछ किंग्स थे। तो उन रूलर्स को जब इंडिया के अंदर मिलाया गया तो उनको एक प्रॉमिस किया गया कि यू विल बी गेटिंग सर्टेन प्रिविलेजेस।
तो जो प्रिविलेज सम था वो उनको दिया जाता था, कुछ उनके कुछ राइट्स थे जो उनको दिए गए थे, जो इस आर्टिकल 291 एंड 362 में लिखे हुए हैं। तो वो 1971 के अंदर 26 अमेंडमेंट से उन सबको ओमिट करके उनको वापस ले लिया गया था। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 14th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको मालूम है आर्टिकल 21 ए इंसर्ट किया गया था, 86 अमेंडमेंट था 2002 का। Question number 15th. Which of the following articles of the Constitution of India relates to the National Commission of the Scheduled Caste? Question number 15th. इसका जो आंसर है वो आपका आंसर डी है, कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है इसके अंदर। Question number 16. Again, this is very important question. In Article 164 of the Constitution of India, after clause 1, which of the following clauses has been inserted? जो इसके अंदर सारा का सारा पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है कि एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर या एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी इवन मिनिस्टर्स के नंबर कितने हो सकते हैं। तो उसके अंदर अगर आप सी देखेंगे, सी इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। सेम प्रोविजन सेम प्रोविजन वर मेड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो। तो उसका आर्टिकल मुझे ध्यान नहीं है, मेरे ख्याल शायद आर्टिकल नंबर 75 है। तो यहाँ पे हम सिंपल 161 की बात कर रहे थे, तो उसके हिसाब से इसका जो आंसर है इसका आंसर सी था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर जो इसका आंसर है वो इसका आंसर 1 और 2 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। ये आपका 17 क्वेश्चन है। इसके अंदर व्हाई दिस थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन से पहले डज नॉट लिखा हुआ है वहां पे। ओके, और ये कहाँ लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है आर्टिकल 39 ए बी सी, पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 39 ए बी एंड सी, उसके अंदर ये आपका एज इट इज लिखी हुई है स्टेटमेंट, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, इसीलिए इसका जो आंसर है इसका आंसर ए है। 18 क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये आपकी जो तीनों की तीनों स्टेटमेंट है, द स्टेट शैल विद द लिमिट्स ऑफ द इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड ऑल, ये सारे के सारे, जो पहले वाला है वो आपका आर्टिकल 41 है, दूसरा जो है वो आर्टिकल 42 है, तीसरा जो है वो आर्टिकल 40 है। और तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं मेरे हिसाब से, और इसके हिसाब से इसका आंसर जो है वो डी है। स्टेटमेंट एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर, तो आपको अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है आंसर, वो इसका आंसर सी है, बोथ 1 और 2। और ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपका आर्टिकल 53(1), ये 53(1) है और ये 53(2) है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और इसका आंसर बोथ 1 और 2 है। क्वेश्चन नंबर 20th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। और इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग, देखो एक वर्ड की वजह से ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है चेंज हो गया। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, एक्सेप्ट छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे आर्टिकल 52 लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 52 नहीं है। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे वो आर्टिकल 56 है। तो इस वजह से ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गई है, और इसका जो आंसर है इसका आंसर आपका ए है। तो ये आपके 20th क्वेश्चन तक हो गए। अभी आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर इसका जो आंसर है इसका आंसर क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर। अब यहां से लेकर और आगे लगभग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन जो आएंगे वो सारे के सारे सीरीज वाइज आपके कहां से उठा रखे हैं, वो उठा रखे हैं उन्होंने लोकसभा रूल्स 2014। और मैं रूल नंबर जब कोट करूंगा इसका मतलब यही है वो लोकसभा रूल्स 2014 के हैं।
तो अभी 21 का जो आंसर है, वे तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं, और इसका आंसर जो है वो आपका डी है, क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर, और ये रूल जो है वो रूल कौन सा है आपका, रूल नंबर 8.1 और 8.2 है। रूल 8.1 एंड 8.2, उसको पढ़ लीजिएगा, और उसके हिसाब से इसका आंसर जो है वो आपका डी आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर, द स्पीकर ऑफ द हाउस में अलॉट टाइम फॉर डिस्कशन ऑफ मैटर रेफर टू बाय द प्रेजेंट एड्रेस, इसका जो आंसर है वो इसका आंसर सी है। और ये इसके अंदर कहाँ लिखा हुआ है, लोकसभा रूल, रूल नंबर 22 के अंदर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो आपका डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर डी है ये। और ये आपका जो लिखा हुआ है रूल नंबर 23 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर भी 23 है और रूल नंबर भी 23 है। लोकसभा रूल्स 2014, सेम टू सेम स्टेटमेंट लिखी हुई है। आपको मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंपल पढ़िए, आपको सारा का सारा वहां पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर भी आपका सी है। और अगेन जो ये रूल है वो है आपका लोकसभा रूल का रूल नंबर 37। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पीकर टू डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ द क्वेश्चंस अंडर क्वेश्चन अंडर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन हाउस ऑफ पीपल। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो इसका आंसर सी है। और इसका जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है रूल 43 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो इसके अंदर उन्होंने पूछा है कि नोटिस ऑफ एडजर्नड मोशन शैल बी गिवन टू 10 hours on the day on which the motion is proposed to be made to the speaker journal of and copies there be endorsed which of the following। तो इसके अंदर एक्चुअली में तीन लोगों को एंडोर्स करनी होती है। द फर्स्ट थिंग, द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। सेकंड जो है वो आपको स्पीकर को करनी होती है, ऑनरेबल स्पीकर को। एंड थर्ड जो है वो आपका ऑनरेबल मिनिस्टर जो कंसर्न है, जिस कंसर्न मिनिस्टर से वो अर्जेंट मोशन कंसर्न है, तो उसको भी आपको कॉपी फॉरवर्ड करनी होती है। इसके बाद जो है आपका 27, 27 जो है वो आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल रिपोर्ट ऑफ द सेलेक्ट कमेटी एंड सो एंड सो एंड सो। इसके अंदर छोटी छोटी चीजें हैं जो उन्होंने ऐड कर रखी हैं। जिस तरह इसका एक्चुअली रूल बता देता हूँ, रूल कहाँ है, रूल आपका 77(1) है। अब इसके अंदर दो स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर बी है, और बी का मतलब सेकंड ओनली। फर्स्ट क्यों है, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है विद लिमिटेशन, और अगर आप रूल पढ़ेंगे, रूल में लिखा हुआ है विदाउट लिमिटेशन। और सिमिलरली थर्ड के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे विदाउट इंस्ट्रक्शंस, और वहां लिखा हुआ है विद इंस्ट्रक्शन। माइनर माइनर से चेंजेस की वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई है। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है। रूल पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। Question number 28. If any members desire to move an amendment to a bill, no previous sanction of the recommendation of the president shall be required if the amendment seek to। तो क्वेश्चन नंबर 28, अगर इसका जो आंसर है वो आपका है ए आंसर है। यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि सर इसका आंसर जो है सी भी करेक्ट है। सी क्यों रॉन्ग हो गया है, बिकॉज ऑफ ओनली वन वर्ड। यहां लिखा हुआ है प्रपोज्ड, प्रपोज की जगह अगर यहाँ पे एग्जिस्टिंग होता तो ये भी करेक्ट हो जाता। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका रूल 81 में। जितने भी रूल मेंशन कर रहा हूं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स, वो सारे के सारे जो रूल हैं वो आपका लोकसभा रूल्स 2014 के मेंशन कर रहा हूं। उन रूल्स को पढ़ लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 जो है, इसका जो है आपका है रूल नंबर 91। इसको पढ़िएगा, और इसका आपका आंसर जो है वो भी आपका 2 है। वो क्यों है? बिकॉज स्टेटमेंट नंबर 1 रॉन्ग है। वहां पे अगर आप पढ़ेंगे रूल नंबर 91, तो सेक्रेटरी जनरल की बजाय क्या लिखा हुआ है? मेंबर लिखा हुआ है। मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं कहां पे डिस्क्रिपेंसी है, जिसकी वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा वहां पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, इफ अ बिल अदर देन द मनी बिल पास बाय द हाउस एंड सो ट्रांसमिट टू काउंसिल ऑफ काउंसिल इज पास बाय द काउंसिल विदाउट अमेंडमेंट। तो इस क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो है आपका सी, द सेक्रेटरी जनरल टू द हाउस इफ इट इन सेशन और द पब्लिश्ड। और ये जो है ये लिखा हुआ है आपका रूल 97 के अंदर। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 में, द प्राइवेट मेंबर बिल पेंडिंग बिफोर द हाउस शेल आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द बिल पेंडिंग दिस। कब होता है? देखिए, प्राइवेट मेंबर और मिनिस्टर में आपको डिफरेंस होना चाहिए। प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? ऑल दोज मेंबर्स हु आर नॉट मिनिस्टर्स आर प्राइवेट मेंबर। रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन पार्टी से कोई कंसर्न नहीं है। अगर कोई रूलिंग पार्टी का भी है और अगर वो मिनिस्टर नहीं है, तो वो प्राइवेट मेंबर है, और उनके बिल अगर वो कोई मूव करते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। तो वो इससे अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है अगर प्राइवेट मेंबर की, तो आपको ऑप्शन पिक करने में ज्यादा आसानी होगी। अब अगर कोई प्राइवेट मेंबर ने कोई बिल मूव किया है और अगर वो मिनिस्टर अपॉइंट हो गया, तो डेफिनेटली उसका वो प्राइवेट मेंबर बिल नहीं माना जाएगा। ये लिखा कहाँ हुआ है? ये लिखा हुआ है रूल नंबर 113। स्पेसिफिकली बी पढ़ लीजिएगा। Question number 32. After the amended bill has been laid on the table, any minister in the case of a government bill or in this. Question number 32. Rule number 123 पढ़ लीजिएगा, आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। और इसका जो आंसर है, इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 33, when any of the following motion moved in the house with the reference to a bill originating in the council of and transmitted so and so, इसका जो आंसर है, इसका आंसर सी है। और इसका जो है जो यहाँ पे बाकी इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। रूल नंबर मैंने लिखा नहीं है इसके अंदर, मेरे जो नोट्स हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। सिंपली ये इसको सर्च कर लीजिएगा, आपको टेक्स्ट मिल जाएगा। तो ये टेक्स्ट के अंदर यही है, इसका आंसर सी आंसर है इसका। हाँ, इसका मुझे मिल गया है। इसका जो है आपका रूल नंबर है, रूल नंबर 127 है। और वहां पे ना आप जब पढ़ेंगे, देखिए, पहला स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है बिकॉज यहाँ इन्होंने नॉट इंसर्ट कर दिया। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है, अगेन आप इन्होंने नॉट इंसर्ट कर दिया, इस वजह से दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। थर्ड वाला जो है ये कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, रूल नंबर 127 पढ़ेंगे, दैट्स वाई सी उसके अंदर लिखा हुआ है रूल नंबर 127 में। दैट्स वाई योर सी आंसर इज करेक्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो 34 के अंदर जो है इसका आंसर जो है वो है आपका ए। अगर आप इसको देखेंगे, इसका आंसर ए है। और इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा रूल नंबर 143 ऑफ अगेन लोकसभा रूल 2014 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 35, इसका आंसर सी है। अगेन 110 का जो क्लोज वन है उसको देख लीजिएगा, प्रेजेंट की कंसेंट चाहिए होती है। 36, in order to motion may be admissible it shall be satisfy which one of the following। ठीक है, यहाँ पे ये रॉन्ग क्यों हो गया? ये नॉट ऐड कर दिया। ठीक है, सिमिलरली ये दोनों भी रॉन्ग है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर 36 का आंसर बी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37, इफ स्पीकर इज सेटिस्फाइड आफ्टर कॉलिंग फॉर सच एंड सच दिस थिंग। स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा अपने आप। ठीक है, और इसका आंसर बी है। और इसके अंदर जो ये लिखा हुआ है वो 194(1) रूल में लिखा हुआ है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन जो आपकी होती है,
ठीक है, उसके बारे में बात करता है। 1941 वो इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 का जो है वो आंसर आपका ए है, और इसका जो रूल है वो है आपका 198 1। देखिए सीक्वेंस से रूल पूछे हुए हैं, सीक्वेंस से, एज इट इज सीक्वेंस से रूल इसके अंदर पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अ मेंबर हैज रिजाइंड टू द ऑफिस ऑफ द मिनिस्टर मे बी दिस दिस दिस, और इसके अंदर जो आपका 39 का आंसर है वो आंसर डी है, और इसका जो रूल है वो उसका रूल है 199 1। देखिए कैसे एकदम से सीक्वेंस से आ रहे हैं, देखिए। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, ए मेंबर विश टू गिव नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन अंडर क्लोज सी ऑफ आर्टिकल 94 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो आंसर है, इसका आंसर ए है। रूल देखना चाहते हैं, रूल नंबर 201। देखिए हर दूसरा जो रूल है उसमें से आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं इन्होंने। एंड क्वेश्चन नंबर 41, द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेटेड टू कैबिनेट सेक्रेटरीट। ये आप एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल पढ़ लीजिएगा। एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल का शेड्यूल 1, उसके हिसाब से प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं ये। ऑफ कोर्स कोई स्टेट मिनिस्टर जो है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो अटैच किए जाते हैं इसके साथ, पर जनरली ये प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में ही काम करते हैं। Which one of the following, question number 42, which one of the following subject does not fall within the list 1 of the 7 schedule of the Constitution of India under the control of the Department of Agriculture, Research and Education? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर इसका आंसर सी है, और इसके अंदर जो ये वाला सब्जेक्ट है ये, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग, उनके अंडर में कंट्रोल में आता है, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के कंट्रोल में नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट डज नॉट फॉल विद इन द लिस्ट 1 ऑफ द 7 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डायरिंग एंड फिशिंग। 43 का आंसर डी है। यहाँ पे बस एक बात का ध्यान रखिएगा, मेरे हिसाब से, आई डोंट नो इन्होंने क्या किया है, मेरे हिसाब से ये दोनों डिपार्टमेंट आज के दिन के अंदर अलग अलग हो चुके हैं। अब इन्होंने सिंगल डिपार्टमेंट में लिख दिया है, तो इसका हो सकता है चैलेंज हो, बट जो मुझे मिला नहीं है वो मिला यही है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ फिशरीज। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट डज नॉट फॉल अंडर द कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स जो इसका आंसर है वो इसका आंसर है आपका सी, क्योंकि ये जो इंडियन पोटाश है आपका, तो इंडियन पोटाश जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के अंडर में आता है, इनके अंडर में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट डजंट फॉल अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। अब यहाँ पे जब बात होती है, देखो बिल्कुल इन्होंने एक्सचेंज कर दिया। यहाँ पे जो है आपका आंसर इसका बी है, बिकॉज ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स के अंडर में आता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट डज नॉट फॉल अंडर द कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। ये सब पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर डी है। देखिए सारे के सारे एओबी के क्वेश्चन में ना उसने ये बोला डज नॉट फॉल, तो इससे थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 46 है, भोपाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये जो है वो आपका 46 का जो है ये कहीं है ही नहीं। ओके, तो 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट डज नॉट फॉल अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अब यहां भी देखिए इंटरेस्टिंग बात, एक वर्ड की वजह से सारा का सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, ओनली थिंग इज यहाँ पब्लिक की जगह क्या पे यहाँ लिखा हुआ है, प्राइवेट लिखा हुआ है। प्राइवेट एयर ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग कार्गो इंडस्ट्री, इस वजह से ये इसका आंसर जो है वो ए हो गया। ये उसके अंदर नहीं है, वहां पे प्राइवेट लिखा हुआ है, यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ है। Which one of the following subject doesn't fall under the control of the Department of Post? 48, 48 का जो है वो आंसर है आपका सी। वो किस लिए है, सी क्यों आंसर है, बिकॉज ये सारा का सारा है, ये वर्ड कम्युनिकेशन इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है जो आपको वहां पे नहीं मिलेगा।
कॉमनवेल्थ पोस्टल यूनियन है एक ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन कॉमनवेल्थ पोस्टल कम्युनिकेशन यूनियन ये नहीं है। 49, which one of the following does not fall under the control of the Ministry of Corporate Affairs? So corporate affairs की जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, ये इसका जो आंसर है वो इसका आंसर बी है। बी इसलिए है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर, यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन कर रखा है 1932, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एक्ट 1932 नहीं है, 1956 है। 50, which one of the following subject does not fall under the control of the Department of Defense Research and Development? क्वेश्चन नंबर 50, इसका जो आंसर है इसका आंसर डी है। वो भी एक छोटी सी वजह से, यहाँ पे उन्होंने सेक्शन 25 लिखा हुआ है, और अगर आप वहां देखेंगे तो वहां पे सेक्शन 35 है। देखिए कितनी माइन्यूटली से इन्होंने पेपर बनाया है, मतलब मैं भी अगर इसके अंदर होता ना तो पक्का मेरे को फेल करने का पूरा प्रोग्राम था इनका। Which one of the following subject does not fall under the control of the Ministry of Earth Science? Question number 51, इसका आंसर है A, और A इसका आंसर इसीलिए है बिकॉज ये आपका वहां मिलेगा ही नहीं आपको। यस, 51। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। Which one of the following subject does not fall under the control of the Ministry of Electronics and Information Technology? तो इसके अंदर अगर आप बात करेंगे तो इसका आंसर जो है वो इसका आंसर है बी। 53, which one of the following subject does not fall under the control of the Department of Expenditure? तो जो आपका ये सी इसका आंसर है 53 का, और ये जो है आपका पॉलिसी रिलेटिंग टू एक्सचेंज रेट ऑफ रुपीज, ये आपका इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में आता है, इस डिपार्टमेंट के अंडर में नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर 54, अंडर कंट्रोल ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज? तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इसका आंसर जो है वो आपका ए है, बिकॉज ये पर्टिकुलर चीज जो आपकी आती है वो आपकी आती है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। 55, 55 का जो आंसर है वो 55 का आंसर जो है वो आपका डी है। और वो इसलिए है बिकॉज जो ये लैंग्वेज लिखी हुई है, ये लैंग्वेज के अंदर ये तीनों सब्जेक्ट आप ध्यान से पढ़िएगा, वहां पे पार्ट 3 के अंदर आते हैं, जिसके अंदर ये लैंग्वेज लिखी हुई है। और जो चौथे वाला है इसी मिनिस्ट्री के अंडर में ही, लेकिन ये किस में आता है, पार्ट 5 में आता है, और पार्ट 5 का जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, दैट्स वाई इसका आंसर जो है वो आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 56, which one of the following subject doesn't fall under the control of the Department of Heavy Industries? और इसका आंसर जो है वो आपका ए है। और 57, which one of the following subject doesn't fall under the control of the Department of Official Language? इसका आंसर जो है वो है आपका डी, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर और यूटी के अंदर इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है, बट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं है, दैट्स वाई इसका आंसर डी है। तो बेसिकली जो आपका ये शीट है, इस शीट के अंदर यही आपके क्वेश्चन 57 तक है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेपर जो है वो आपका डिस्कस हो गया है। तो अभी जो है नेक्स्ट पार्ट के अंदर 58 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हम करेंगे, और पूरा 120 क्वेश्चंस तक करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कोशिश की है कि कोई गलती ना हो जो आपको आंसर बताऊं। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कोई मैंने आंसर रॉन्ग बताया है या कुछ और आपको लग रहा है दिक्कत की नहीं, रूल अलग है, तो प्लीज कमेंट में आप मुझे बताइएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, सो दैट फ्यूचर वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।